जय इंडियन स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू क्लास। कंप्रहेंशन पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करता हूं कि अभी से पहले जो 3 पार्ट हुए हैं उसको आपने अच्छे से क्लियर करके समझ लिया होगा। उसका पीडीएफ बकवास इंग्लिश जो टेलीग्राम चैनल है उससे डाउनलोड कर लिया होगा और अच्छे से एक एक चीज़ को समझ के वीडियो देख के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया होगा, क्योंकि हमारा टारगेट है कि कम से कम 20 डेज इस तरह का कंप्रिहेंशन की क्लास चले। इससे क्या होगा कि आपका लेवल जो है वो अच्छा होता चला जाएगा और पैसेज क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस में फिर से दिक्कत ना आए। मैं फिर से याद दिला दूं कि स्टार्टिंग के 10 डेज मतलब पार्ट 10 तक हम नॉर्मल या फिर बेसिक रखेंगे। उसमें भी सिर्फ पी क्यू आर एस नॉर्मल रहेगा, लेकिन कंप्रीहेंशन पार्ट में जो पैसेज है वो एवरेज रखेंगे और जो क्लोज टेस्ट है वो काफ़ी एडवांस हम फर्स्ट क्लास से ही रख रहे हैं। और जब 10 क्लास हो जाएंगे तो पी क्यू आर एस जो आपका अरेंजमेंट है वो भी एडवांस हो जाएगा। लेंदी वाले जैसे अभी एडुकेटिव वाला में कहा जा रहा है कि आएगा, क्लोज टेस्ट टफ है, टफ ही रहेगा। और उसके बाद पैसेज वो और एक्सट्रीम हम लेवल पे चले जाएंगे। तो पहले 10th तक आपको एक रिदम में मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए बकवास इंग्लिश का जो मूल मंत्र है, ज़्यादा बकवास किए बिना हम अपने कंटेंट पे काम करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। क्लोज टेस्ट पी क्यू आर एस अरेंजमेंट क्लोज पैसेज पार्ट 4। तो पहले आ गया आपका सेंटेंस अरेंजमेंट जिसे आप कहते हो पी क्यू आर एस। तो पहला लाइन और छठा लाइन तो फिक्स कर दिया है जैसा कि 3 में हो चुका है। तो चले देखते हैं कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स। अब देखो, इससे भी आप बना सकते हो। ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर्स बना लोगे आप कि जब दो सब्जेक्ट्स को कंजंक्शन एंड से जोड़ा जाए तो उसके लिए वर्ब हमेशा प्लुरल आता है। तो हमने इन दोनों को कंजंक्शन एंड से जोड़ा है, एंड से। तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लुरल वर्ब आनी चाहिए। इसके बाद वर्ब आपका प्लुरल आना चाहिए। मतलब अगला लाइन आपका यहाँ पे चाहिए प्लुरल वर्ब चाहिए, अगला लाइन आपको। ठीक है, तो देख लो यहाँ तो नाउन आ गया। ग्रामर क्या है? नाउन। लेजी राइटर्स एडजेक्टिव और ये नाउन। फिर यहाँ पे बिना हेल्पिंग वर्ब के आईएनजी होगा नहीं, तो बस एक यही है जहाँ पे प्लुरल वर्ब दिख रहा है। हेल्पिंग वर्ब जो भी बोलो तो क्यू से शुरू करना चाहिए। अब देख लो, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स आर टर्निंग अस इनटू। अब देखो इसे हटा के बात करते हैं। इनटू क्या है? प्रीपोजिशन, और किसी भी प्रीपोजिशन के बाद सामान्यतः नाउन या प्रोनाउन आता है। तो देख लो भाई, तो कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स आर टर्निंग अस इनटू, ये रहा लेजी राइटर्स में नाउन तो आ ही गया ना, आर टर्निंग अस इनटू लेजी राइटर्स। तो क्यू आर बैठ रहा है, यही होगा। अब देखते हैं, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स आर टर्निंग अस इनटू लेजी राइटर्स, ruining our spelling and grammar and reducing our attention span। ठीक है, कंप्यूटर मीनिंग देख लेते हैं। कंप्यूटर और मोबाइल फोन हमें बदल रहे हैं लेजी मतलब आलसी लेखक में, और हमारे स्पेलिंग को ख़त्म कर रहे हैं और हमारे ग्रामर को भी ख़त्म कर रहे हैं, और हमारे ध्यान का जो समय है उस समय के दरमियान को भी घटा रहे हैं। मतलब कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के कारण हम कंसंट्रेशन ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो ये तो थोड़ा सा आसान मिला। नेक्स्ट, अ मैन इज बॉर्न अलोन। अब देखो इसमें हिंट दे देते हैं। हिंट देखो, पहला हिंट, हिंट वन, अगर सेम वर्ड रिपीट हो, सेम वर्ड अगर रिपीट होते हैं तो वो चांसेस हैं कि वो दोनों एक दूसरे के पास रहेंगे। तो अलोन, अलोन, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये इसके ठीक बाद आर हो सकता है।
और देखो दूसरा हिंट, एक्सपीरियंस लिखा है, तो कोलोकेशन में हम पढ़ते हैं एक्सपीरियंस के साथ सामान्यतः गुड एंड बैड या फिर प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर या फिर appropriate and inappropriate, हम सामान्यतः इनके बाद इस वाले फ्रेज का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सपीरियंस गुड एंड बैड, एक्सपीरियंस प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, एक्सपीरियंस अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट, ये सब फ्रेज होते हैं, या फिर आप इसे कोलोकेशन कहते हो कि किसके बाद क्या चीज आना चाहिए। तो देखो एक्सपीरियंस के बाद मेरा एक्सपीरियंस और उसके बाद गुड एंड बैड आ गया, मतलब क्यू के ठीक बाद पी होगा और आर से शुरू करो, आर से शुरू करेंगे तो ये दोनों तो वैसे ही हट गया था, और क्यू के ठीक बाद पी चाहिए, क्यू के ठीक बाद एस, ये भी गया, तो आपका आंसर बी है। अर्थ देखते हैं, अ मैन इज बॉर्न अलोन, एक व्यक्ति का जन्म अकेला होता है और अकेला ही वह मरता है। ठीक है भाई, तो आर से शुरू किया, फिर क्यू, ही एक्सपीरियंसेस, वह अनुभव करता है, क्या चीज, द गुड एंड बैड, अच्छे और बुरे जो परिणाम होते हैं उसके क्रियाकलापों का अकेला, तो ये ठीक है, अकेला जन्म लेता है, अकेला मरता है और वो अनुभव करता है अच्छे या बुरे जो उस मतलब परिणाम है अपने क्रियाओं का अकेला। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन, रेन मतलब शासन काल, रेन मतलब शासन काल, रेन मतलब हो गया आपका शासन काल। तो इन द फर्स्ट ईयर ऑफ रेन अशोक वॉज एन ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट मतलब निरंकुश तानाशाह टाइप का, तो अपने शासन काल के शुरुआती सालों में अशोक एक निरंकुश राजा था। ठीक है भाई, और अपने शासन के 9वें साल में उसने निर्णय लिया कि वह कलिंग का विजय करेगा, कॉन्क्वेर मतलब विजय, विक्ट्री। अपने शुरुआती सालों में अशोक एक निरंकुश राजा था, 9वें साल में उसने निर्णय लिया था कि वह कलिंग का विजय करेगा। ठीक है, अब देख लो, उसे सफलता मिली थी लेकिन हजारों लोगों को मार डाला गया, स्लेन मतलब मार डालना, हजारों लोगों को युद्ध में मार डाला गया था। ठीक है, युद्ध होगा तो मरेगा, तो आर क्यू बैठ रहा है। अब देखो, द इफेक्ट ओवर द स्लॉटर ऑन हिज माइंड वॉज प्रोफाउंड, और एक लॉजिक हिंट दे देता हूं, सामान्यतः प्रोफाउंड के साथ हम कॉज का प्रयोग करते हैं, प्रोफाउंड के साथ हम सामान्यतः कॉज का प्रयोग करते हैं, प्रोफाउंड मतलब बहुत ज्यादा, वेरी मच। तो देख लो यहाँ पे प्रोफाउंड है और यहाँ पे कॉज है, मतलब ये निकल रहा है कि पी के ठीक बाद एस जाना चाहिए, ये क्यू है ऑप्शन। तो आर क्यू तो बैठ रहा था, 9वें साल में उसने कलिंग विजय का मत निर्णय लिया, फिर उसे सफलता भी मिली लेकिन हजारों लोगों को मार डाला गया। ठीक है भाई, आर क्यू, फिर भी उस नर संहार, स्लॉटर मतलब नर संहार, जो बहुत सारे लोगों को हत्या कर दी जाती है, उस नरसंहार का असर उसके दिमाग पे बहुत ज्यादा हुआ और इसके कारण उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने क्या किया, उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो आर क्यू पी एस, ये तो फैक्ट हो गया भाई, ये तो आसानी से बता दोगे कि अपने शासन के शुरुआती काल में अशोक एक निरंकुश राजा था,
9वें साल में उसने कलिंग युद्ध का निर्णय लिया कि जीतेगा। फिर उसने सफलता भी मिली, लेकिन हजारों लोग मारे गए और उस नरसंहार का उसके दिमाग पे बहुत असर पड़ा, जिसके कारण उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध कम्युनिटी को अपना लिया। नेक्स्ट, द मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रेन वर्ल्ड वाइड हु आर आउट ऑफ स्कूल्स आर गर्ल्स। अधिकतर बच्चे दुनिया भर में जो स्कूल नहीं जाते हैं वो लड़कियां हैं। मतलब अधिकतर जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनमें अधिकतर लड़कियां हैं। ठीक है भाई। इसमें हिंट देखो, हिंट आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह दिखेगा। अगर स्पेंड ऑन फैमिली है, अगर परिवार के ऊपर खर्च किया जाएगा तो उसका फायदा किसे मिलेगा? सोसाइटी को मिलेगा ना। सोसाइटी विल बी बेनिफिटेड। अगर अपने इनकम का एक महिला 90% अपने खर्च करती है, 90% एक महिला जो अपने इनकम का परिवार पे खर्च करेगी तो उसका फायदा किसे मिलेगा? समाज को। तो ये देखो, इसी से बताएगा। ये अचानक ये मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसा कुछ ना कुछ इस सेंटेंस में दिक्कत आ रही है। अच्छा देखो, यहाँ पे लग रहा है ना, ये हटा दो। और एस, ये छठा सेंटेंस भी ना कुछ मिसप्रिंट किया है उन्होंने। ये तो मैंने जस्ट अभी देखा, होना ये चाहिए था, ये प्रीवियस ईयर का है। यहाँ पे छठा नंबर में था दिस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अलग कलर से ताकि आपको दिखे। पहले तो ये गलत है, ये हटा देते हैं। और 6 नंबर सेंटेंस यहाँ पे लिख देता हूँ। 6 नंबर था दिस हेल्प्स दे सोसाइटी टू प्रॉस्पर। मतलब इसी तरह का एक सेंटेंस था। तो देखो, अगर एक महिला 90% अपने इनकम का फैमिली पे खर्च करेगी तो उसका फैमिली का उस खर्च का हेल्प समाज तक जरूर पहुंचता है, जिसे हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी कहते हैं। तो देख लो भाई, अब देखते हैं। अधिकतर बच्चे जो स्कूल नहीं जाते उसमें लड़कियां हैं। एक शिक्षित महिला को सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है और आत्मसम्मान मिलता है। ठीक है भाई। और जब कॉन्फिडेंस मिलेगा तो अपने जीवन में थोड़ा लेट से शादी करेगी और उसके बच्चे कम होंगे क्योंकि वो शिक्षित है। फिर और जब बच्चे कम हैं, लेट से शादी करेगी तो बच्चों की जो मृत्यु दर है, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर, बच्चों की मृत्यु दर कम हो जाती है और माँ के भी मरने के केसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कम उम्र में अशिक्षा के कारण जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो बच्चों की मृत्यु दर और उसकी माँ की मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर महिला मैच्योरिटी के बाद मतलब जो शादी करती है तो बच्चे की मृत्यु दर, मरने का दर और महिलाओं की उसकी माँ की मृत्यु दर भी कम हो जाती है। बच्चों, एक महिला, शिक्षित महिला में कॉन्फिडेंस आता है, वो लेट से शादी करती है और उसके कम बच्चे होते हैं और बच्चों की मृत्यु दर भी घट जाती है। और एक शिक्षित महिला, जो एजुकेटेड महिला है, कार्य जो करती है, वो अपने इनकम का 90% फैमिली पे खर्च करती है, जिसका फायदा उसे उसको समाज को मिलता है। क्योंकि छठा लाइन वहाँ पे मिसप्रिंट हुआ था, उसके लिए लिख दिया कुछ ऐसा ही है, इस दिस हेल्प्स द सोसाइटी टू प्रॉस्पर, जिससे मदद मिलती है समाज को तरक्की करने में, प्रॉस्पर मतलब ग्रो करने में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट के कारण आपको असुविधा हुई, उसके लिए सॉरी फॉर इंटरप्शन। छठा लाइन मैंने यहाँ लिख दिया है, आप यहाँ देखकर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं पीडीएफ में ठीक करवा लूंगा नेक्स्ट डे।
नेक्स्ट, पीपल आर लाइक पोटैटोस। अरे बाप रे, लोग आलू के जैसे होते हैं। हिंट क्या है भाई? हिंट दे देता हूं। अगर सेम वर्ड रिपीट होता है तो चांसेस है कि वो एक दूसरे के साथ रहेंगे। अब देखो यहाँ पे आर का अंतिम शब्द देखो, वन, और छठे लाइन का पहला शब्द देखो, वन। तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आर अंतिम सेंटेंस होगा, क्योंकि छठा लाइन तो फिक्स्ड है। तो आर अंत में देखो सिर्फ एक यही दिख रहा है, तो हो सकता है, बैठा के देखते हैं। पीपल आर लाइक पोटैटोस, फिर क्यों? आफ्टर पोटैटोज हैव बीन हार्वेस्टेड, जब आलू पक गए खेत से निकाल लिए जाते हैं तो उन्हें फैला दिया जाता है और उन्हें छांट दिया जाता है ताकि मार्केट से मैक्सिमम उनका प्राइस मिल सके। फिर एस, एस कहाँ गया भाई? पी क्यू आर, ये समझ नहीं आ रहा है, ये तो मिस प्रिंट हो गया है भाई फिर से। ये पता नहीं टाइपिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, कुछ आउट ऑफ माइंड लग रहे हैं। आर अंत में जाएगा ना, आर अंत में जाना चाहिए। और एस कहाँ गया? एस तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है, इसे रहने देते हैं। इससे मैं लास्ट नेक्स्ट डे में आपको ऐड करा दूंगा, बस एक एस लाइन छूट गया है। चलिए नेक्स्ट, बेबीज यूज अ डैश अनडिस्कवर्ड। अब आइए क्लोज टेस्ट देखते हैं। तो ऐसा आज पीक्यूआरएस में गड़बड़ी हुआ, मैं ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने तो ठीक करके भेज दिया था, शायद टाइपिंग में गड़बड़ होगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसे नेक्स्ट डे एक क्वेश्चन जो गड़बड़ हुआ है ठीक करवा दूंगा, पीडीएफ में भी। पीडीएफ जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से लेंगे उसमें मैं ठीक करवा के ही भेजूंगा। तो चलिए, बेबीज यूज अ डैश अनडिस्कवर्ड डैश फॉर रूल्स टू मास्टर द बिल्डिंग डैश ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एट न्यूयॉर्क। क्या कर रहे हैं हम लोग? फिल करने से पहले एक बार उस पूरे क्लोज टेस्ट को फास्ट तरीके से पढ़ लेना चाहिए। द डिस्कवरी इज डैश दैट द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ डैश एंड रूल्स इट नॉट जस्ट समथिंग दैट मस्ट बी लर्न थ्रू स्कूलिंग as some scholars have argued, but is also a fundamental dash of every human mind. Working with 7-month-old infant, NYU researchers determined that even the dash young can make dash of speech by figuring out on their own simple rules about the dash of language structure and grammar. Babies appear to deduce these formal rules well before they can understand what words mean or how to say them. The research published in Science broadens the understanding to what may be built into every human brain dash birth. मतलब है कि इस पैसेज का जो थीम है, वो थीम क्या है? बेबी एंड इट्स लैंग्वेज। बच्चे, नवजात बच्चे और उनकी भाषा की बात इस पूरे पैसेज में हो रही है। नवजात बच्चा और उनका भाषा। तो चलिए, बेबीज यूज अ डैश अनडिस्कवर्ड। बच्चे यूज करते हैं एक ऐसा नियम जिसे पहले खोजा नहीं गया था। तो पहले, आउटवर्डली मतलब तो बाहरी तौर पे, बाहरी, ये तो हुआ नहीं। एंशियंटली मतलब आदिकाल, ये भी होगा नहीं, पहले की बात हो रही है। फॉर्मरली का भी हिंदी होता है पहले, और प्रीवियसली का भी हिंदी होता है पहले। डिफरेंस देख लो भाई क्या है? फॉर्मरली और प्रीवियसली। फॉर्मरली, दूसरा आपका रहा प्रीवियसली। फॉर्मरली आप कह सकते हो कि परमानेंट है, परमानेंट जो चेंज की जाती है। हमेशा की बदलाव की बात होगी तो फॉर्मरली,
और प्रीवियसली थोड़ा सा वास्ट होता है, ब्रॉड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका बड़ा क्षेत्र बोल सकते हो आपका, मतलब ब्रॉड वे में आप इसे कहो कि ब्रॉड वे। ब्रॉड वे मतलब वास्ट, मतलब कह सकते हो कि प्रीवियसली एक बड़ा चीज है, उसके अंदर फॉर्मली आता है। मतलब मान सकते हो कि प्रीवियसली पिता है और फॉर्मरली उसका सन है। तो बाप बेटे में किसे चुनना चाहिए? बाप को, फादर को ही चुनना चाहिए। हिंदी दोनों का एक ही है, लेकिन फॉर्मरली का प्रयोग हमेशा में बदलाव के लिए, जो हमेशा के लिए बदलाव हो गया वो होता है फॉर्मरली। और प्रीवियसली जो एक बहुत बड़ा टर्म है जिसका अंदर फॉर्मरली को भी यूज किया जा सकता है, तो इसलिए प्रीवियसली। तो बच्चे यूज करते हैं पहले जिसे नहीं खोजा गया था, डैश टू, डैश फॉर रूल्स, डैश फॉर रूल्स। अब बताओ भाई, डिजायर का अर्थ होता है इच्छा, लॉन्गिंग का भी हिंदी होता है इच्छा, होप का अर्थ होता है आशा, और इंस्टिंक्ट का हिंदी है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति, प्रकृति या प्रवृत्ति क्या बोलते हैं उसे? प्रकृति, मेन जो आपका बेसिक जो नेचर है। तो देखो हम बात किसकी कर रहे हैं पैसेज में? बच्चों की, बेबीज, जो नए नए अभी बच्चे हैं जिनका नया नया जन्म हुआ। तो जिसका नया नया जन्म हुआ उसकी इच्छा कहाँ से होगी, उसकी आशा कहाँ से होगी? अब नया जो बच्चा 10 दिन का वो बोलेगा मम्मी मम्मी मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा अच्छे से पालन पोषण करेंगे। क्या पागलपन है? नया नया जो बच्चा पैदा हुआ उसकी इच्छा होगी कि मैं एक दिन आईएएस बनूंगा। अरे भैया वो 2 4 10 दिन का बच्चा है, तो वो कहाँ से उसकी इच्छा होगी? बच्चों का क्या होगा? मूल उनकी जो प्रकृति है जिसे हम इंस्टिंक्ट कहते हैं। इंस्टिंक्ट मतलब क्या? इंस्टिंक्ट मतलब वह चीज जो आपको किसी ने सिखाया नहीं है, वो आपके अंदर इनबॉर्न है। जैसे कि एक मान लो 4 10 दिन महीना भर का बच्चा है, उसे जब आप कस के जोर से बोलोगे ना तो वो डर जाता है। उसे ये नहीं पता कि इसका अर्थ क्या है, बट ये जानता है कि ये कुछ गड़बड़ है, मुझे रोना चाहिए। और जब उसे हंस के बोलोगे अले अले अले, तो उसे ये अभी भी नहीं पता क्या हो रहा है, बट उसे ये पता है, उसके दिमाग बोल रहा है जो उसके अंदर से है कि ये अच्छा चीज है, हमें इंजॉय करना चाहिए। उसी को हम कहते हैं इंस्टिंक्ट, जो आपकी मूल प्रकृति होती है। तो वही होगा भाई बच्चों का इंस्टिंक्ट। तो बच्चे यूज करते हैं पहले जिससे नहीं खोजा गया था मूल प्रकृति, ताकि वो रूल को बना सके, टू मास्टर द बिल्डिंग डैश ऑफ। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे बात हो रही है कोलोकेशन की, बात हो रही है लैंग्वेज, बात हम लैंग्वेज की कर रहे हैं। लैंग्वेज के दो तरीके होते हैं। लैंग्वेज में या तो ब्लॉक होता है या तो लैंग्वेज में पैटर्न होता है। इसे आप कहते हो कोलोकेशन, जो किसके साथ क्या शब्द आना चाहिए। तो लैंग्वेज में या तो ब्लॉक होता है या पैटर्न होता है। अगर ये आप नहीं जानते तो ये आप नहीं बना पाएंगे, इस ब्लैंक को भरना तुक्का मारा जा सकता है। तो इसलिए इस तरह की जितने भी चीजें आती जाएंगी इसे आपको नोट करते रहना है कि लैंग्वेज में या तो ब्लॉक होता है या तो पैटर्न आता है। तो बिल्डिंग क्या होगा भाई? लैंग्वेज में देखो दोनों आएगा नहीं, क्योंकि दोनों सही है, क्वालिटीज होगा नहीं, ये ना ब्लॉक। नुआंस मतलब होता है हल्का सा जो डिफरेंस होता है, स्लाइट मतलब हल्का फुल्का, डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस मतलब हल्के से जो डिफरेंस अंतर होता है उसे नुआंस कहते हैं। तो ब्लॉक, तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज के ब्लॉक या पैटर्न की बात होगी। तो लैंग्वेज में क्या होते हैं भाई? आज से याद कर लो, लैंग्वेज में या तो ब्लॉक होता है या पैटर्न होता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, द डिस्कवरी इज डैश दैट, द डिस्कवरी इज डैश दैट। कोई भी जो डिस्कवरी होती है ना,
ये मक्खी परेशान कर रहा है। कोई भी जो डिस्कवरी होती है ना, वो क्या होता है, एक ठोस सबूत देता है। तो देख लो, परसुएसिव एविडेंस का ही हिंदी है ठोस सबूत। सच्चा सबूत नहीं, नहीं। वर्च्यू मतलब तो अच्छाई होती है, तो डिजायरेबल वर्च्यू मतलब जिसकी जरूरत है। फ्राइट मतलब तो डर होता है, तो ये हुआ नहीं। तो यह जो डिस्कवरी है वो एक ठोस सबूत देता है कि जो सोचने की जो क्षमता होती है इन टर्म्स ऑफ डैश एंड रूल्स। तो हम बात किसकी कर रहे हैं भाई, लैंग्वेज की। लेकिन यहाँ पे देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूले है, लॉ है, एक्ट है। तो लॉ बोलो या फिर एक्ट बोलो, ये तो लीगल वर्ड है, कानूनी भाषा में यूज होता है। तो हम यहाँ तो कानूनी भाषा की बात नहीं कर रहे, हम तो बच्चों की, नवजात बच्चे की भाषा की बात कर रहे हैं। तो लॉ और एक्ट हटा दो। अब बच गया फॉर्मूला, फॉर्मूलेस या फॉर्मूलाज। तो देखो एक होता है सिंगुलर नाउन SN और एक होता है प्लूरल नाउन PN। तो सिंगुलर नाउन पता है सबको, फॉर्मूला होता है सिंगुलर नाउन फॉर्मूला, उसका प्लूरल नाउन पहला फॉर्मूले लिखना, और दूसरा ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज लिखना। सही दोनों है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम फॉर्मूले का प्रयोग ज़्यादा करते हैं प्लूरल के रूप में। फॉर्मूलाज ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग सही है, सही दोनों है, लेकिन बेहतर है कि आप फॉर्मूले का प्रयोग करें। तो फॉर्मूले होना चाहिए। अब यहाँ भी फंसोगे, अगर नहीं जानते तो इन दोनों में 50-50 बच्चे डिवाइड हो जाएंगे। और यही होता है एडिक्वेटिव पैटर्न। जो बच्चे या टीचर जो आजकल चिल्ला रहे हैं, चीख चीख के बोल रहा है एडिक्विटी के हिसाब से कराएंगे, कुछ नहीं कराएंगे। 2015 तक का जो मॉक पेपर आता था, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 जो भी था, वो जो पैटर्न था ना इंग्लिश का, वही पैटर्न फिर से आएगा। क्या पैटर्न था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आने के, टफ क्वेश्चन आने के। तो अभी के जो टीचर बोल रहे हैं कि एडुकेटिव पैटर्न में करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। या तो वो अज्ञान है, नोविस है जो नहीं पता, या तो आपको बेवकूफ़ समझ के बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल इधर उधर की मत सोचो, करते चलो, 100% मैं करवा दूंगा। चलिए, तो फॉर्मूले होगा भाई। और वैसे भी लैंग्वेज में फॉर्मूला ही होता है ना, याद है जब हम लोग क्लास करते हैं ऑफलाइन, जब मैं क्लास कराता हूँ तो बोलता हूँ ना एक फॉर्मूला लिखो। तो लैंग्वेज में, भाषा में, ग्रामर में क्या होगा, फॉर्मूला होता है या रूल होता है। तो फॉर्मूले, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूले एंड रूल, इज नॉट जस्ट समथिंग दैट मस्ट बी लर्न थ्रू स्कूलिंग। मतलब फॉर्मूला और रूल ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे स्कूलों में ही सीखा जा सकता है, जैसे ये कुछ विद्वानों का आर्गुमेंट है। बट इज ऑल्सो ए फंडामेंटल डैश ऑफ ह्यूमन माइंड, ऑफ एवरी ह्यूमन बर्ड। बल्कि यह एक फंडामेंटल, अब देखो भाई फंडामेंटल है, अब इसमें भी आपको कोलोकेशन पता होना चाहिए। फंडामेंटल, फंडामेंटल के साथ या तो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है या तो फीचर आता है। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर, मूलभूत विशेषता, दोनों का हिंदी एक ही होता है, मूलभूत विशेषता। तेरा देखो भाई, वर्च्यू मतलब होता है अच्छाई, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गुडनेस। डिजायर मतलब इच्छा, हैबिट मतलब आदत। तो रूल्स और फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूलों में ही सिखाया जाता है जैसे ही कुछ विद्वान आर्गुमेंट देते हैं, बल्कि ये मानव मस्तिष्क के मूलभूत विशेषता है। चलिए नेक्स्ट, वर्किंग विद 7 मंथ ओल्ड इन्फेंट, 7 महीने छोटे बच्चों के साथ काम करके न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर थे, उन्होंने ये निर्धारित किया था कि इवन द डैश यंग, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, देखो ध्यान रखना उसमें क्वाइट लिखा है, क्वाइट के साथ हम सामान्यतः कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। क्वाइट के साथ हम सामान्यतः कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं।
दूसरा मच है, मच के साथ हमेशा ही कंपैरेटिव डिग्री आता है, मच के साथ हमेशा ही एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री आता है। तीसरा एनफ, एनफ के पहले एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है, एनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री आती है। अब देख लो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो यंग बाद में है, कौन सा डिग्री है ये, पॉजिटिव। तो जो भी फिल करना है पहले करना है, तो एनफ तो बाद में आता है, तो ये तो हुआ नहीं। मच और क्वाइट के बाद कंपैरेटिव डिग्री आता है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, ये तीन हो गया, क्वाइट गया, एनफ गया, मच, क्योंकि मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री, क्वाइट के बाद कंपैरेटिव डिग्री, एनफ पहले पॉजिटिव डिग्री, पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री प्लस एनफ होता है, ये भी गया। वेरी के बाद हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री आती है। फोर्थ लिख ही देता हूँ, वेरी के बाद एडजेक्टिव की हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री आती है, वेरी के बाद हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करें। तो देख लो पॉजिटिव डिग्री है, मतलब आपका आंसर वेरी होगा। यहां तक कि जो बहुत छोटे हैं, कैन मेक डैश ऑफ स्पीच, तो देखो वहां पे पहले लाइन से ही बात हो रही है इंस्टिंक्ट की, हम बात कर रहे हैं इंस्टिंक्ट, यहां पे क्या आया था, इंस्टिंक्ट आया था ना, इंस्टिंक्ट। तो वो यहाँ तक कि बहुत जो छोटे बच्चे हैं, 6-7 महीने के बच्चे हैं, कैन डैश, कैन मेक डैश ऑफ स्पीच, बहुत सारे जो 5-6 महीने का बच्चा है वो बहुत ज़्यादा बोलेगा, अभी तो उसे बोलना सीखा ही नहीं है। अर्ज मतलब बहुत ज़्यादा जो आपके अंदर मतलब जोर डाल के कहना, जोर डालना, ये भी हुआ नहीं। मच ऑफ स्पीच, मच ऑफ स्पीच तो वर्ड नहीं है, सेंस। यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे भी है ना, वो आपके बातचीत का अर्थ निकाल लेते हैं। चीख चिल्ला के एक बच्चे से बोलोगे 4-5 महीने का, आइडिया नहीं है उससे, मतलब वो नहीं जान रहा कि क्या बोल रहा है, बट ये सेंस निकाल लेगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे रो लेना चाहिए, तो उसी को कहेंगे सेंस ऑफ स्पीच। और वैसे भी यहाँ तो हम किसकी कर रहे थे भाई, बच्चों की मूल प्रवृत्ति की, इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट किससे बनाता है आपका, सेंस, इंस्टिंक्ट इज द मदर ऑफ सेंस। छोटे बच्चे भी अर्थ निकाल सकते हैं अपने रूल्स रेगुलेशन उनके मन में जो बना के। अबाउट द डैश ऑफ लैंग्वेज, देखो फिर से लैंग्वेज आ गया, और मैं आपको अभी बताया था लैंग्वेज में दो ही चीजें होती है, या तो ब्लॉक या फिर पैटर्न। तो देख लो पैटर्न है, अगर नहीं जानते तो गड़बड़ होगी, क्योंकि यहाँ पे देख लो भाई बात हो चुकी है, 3 नंबर में भी आया था ब्लॉक आया था, और यहाँ पे 9 नंबर में पैटर्न आ गया, ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज, पैटर्न ऑफ लैंग्वेज। लास्ट, अब देखो लॉजिक समझो, मान लो 4 नंबर तक, 4 वाला आ रहा है, 5 वाले आ रहे हैं ब्लैंक, मैं 10 वाला टफ करा रहा हूँ जान के, बाद में 5 वाला क्लोज टेस्ट भी कराऊंगा। मान लो 4 नंबर तक आ गए, और 5वें नंबर जैसे कि यहाँ 9 नंबर है, और यहाँ पे ब्लैंक 10 नंबर दिया है, मतलब बीच में 1 2 3 4 5 लाइन का गैप है, ये 5 लाइन। अब देखो अगर इस 5 लाइन को मैं पढ़ने जाऊंगा तो 15 से 20 सेकेंड तो जाएंगे, वैसे ही मान लो 4 नंबर ब्लैंक रहता और 5वां यहाँ रहता, तो लॉजिक कहता है कि जब आप 4 नंबर या 9 नंबर ब्लैंक तक फिल कर चुके हो, पढ़ चुके हो, मतलब है कि 90% पैसेज खत्म है, तो अगर बाद के सेंटेंस को ना पढ़ के जहाँ पे डायरेक्ट 5वां नंबर ब्लैंक या 10वां नंबर है, अगर उससे भी डायरेक्ट उस लाइन को ही पढ़ा जाए, तब भी आप 99.9% चांसेस है कि आपका आंसर सही होगा, मतलब इसे आप भूल जाओ, यहाँ तक भूल जाओ। ये 10 नंबर सेंटेंस शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो पढ़ते हैं। द रिसर्च पब्लिश इन साइंस ब्रॉडन द अंडरस्टैंडिंग, साइंस जनरल में जो
रिसर्च पब्लिश हुआ था, वो हमारे दिमाग अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा बढ़ाता है। जो प्रत्येक ह्यूमन ब्रेन में उसके से जन्म के समय डाला जाता है या जन्म के ठीक पहले डाला जाता है। जन्म जिस दिन बच्चा हॉस्पिटल में जन्म लिया, लेकिन अभिमन्यु ने जो चक्रव्यूह में घुसने का जो सीखा था, जिस दिन जन्म हुआ उस दिन सीखा या जब माँ के पेट में था तभी उसने सीखा? मदर के मुंह में, माँ के कोख में ही उसने सीख लिया था। तो वो जो इंस्टिंक्ट है, जो दिमाग है, वो बच्चे का माँ के पेट में ही बन जाता है। जैसे कि नए नए शादी की दो गंदे लोगों ने, पति पत्नी दोनों ही पागल है, एकदम गाली गलौज करता है। जैसे पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो अगर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग अच्छी अच्छी मतलब प्रेग्नेंट हुई, लड़ाई झगड़ा चलता रहा, फिर बच्चे का जन्म हुआ आज। तो जिस दिन जन्म हुआ तो उस दिन हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया अब हमारा बच्चा पैदा हो गया, तब हमेशा हम अच्छी बातें करेंगे ताकि वो अच्छा चीज़ सीखे। नहीं भाई साहब, जब वो बच्चा उस माँ आपके कोख में था, उस महिला के, तो तुमने बहुत गाली गलौज किया पति पत्नी मिल के, तो वो बच्चा अंदर मम्मी के पेट से जो अंदर है वो सुन रहा होगा जो अच्छा मम्मी गाली दे रही है, मम्मी सिगरेट पी रही है, तो वो सब कुछ सीख चुका है, बस उसके बड़े होने भर की देरी है। तो ध्यान रखना, जैसे ही बच्चा पेट में आया उसी दिन से अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, तो उसका असर बच्चे पे पड़ता है। तो वो जो दिमाग है ना, वो बच्चे का जन्म से पहले ही उसमें डेवलप हो जाता है। तो पहले को क्या कहते हैं? बिफोर। तो ध्यान रखना है। ये एक बाउंसर था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना, अपने चक्रव्यूह में घुसना माता के पेट में, गर्भ में था तभी सीख लिया था, जब अर्जुन उन्हें सुना रहे थे चक्रव्यूह में कैसे घुसते हैं और निकलते हैं। तो जब घुसना सुना है तो उसकी पत्नी अर्जुन की जो थी वो सुन रही थी, और जब निकलने का सुनाने लगे तो वो सो गई थी, तो बच्चे को सुन नहीं पाया, और इसलिए अर्जुन का बेटा जो था अभिमन्यु वो घुस तो गया चक्रव्यूह तोड़ के, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाया, मारा गया था। चलिए अब पैसेज पढ़ते हैं। क्लास एंड कास्ट मतलब जात पात कैन बी डिसफंक्शनल। डिसफंक्शनल मतलब जो अब कार्य नहीं करता, नॉट ऑपरेटिंग, अब जो ऑपरेशन में नहीं है, नॉट ऑपरेटिंग, कार्य नहीं कर रहा है, मतलब बेकार हो चुका है। जात पात उन समाज में अब ऑपरेट नहीं करता, भले ही उससे हमें स्पष्ट रूप से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ओवर्ट मतलब क्लियर, और कन्फ्लिक्ट मतलब फाइट, भले उसे कोई स्पष्ट लड़ाई झगड़ा ना हो। क्लास सिस्टम ऑफ वट एवर डिग्री ऑफ रिजिडिटी मतलब कठोर आ सिस्टम। ये जात पात का जो सिस्टम है ना, वो एक तरह का ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब विशेष अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल राइट्स, स्पेशल राइट्स। तो जात पात का जो सिस्टम है उसमें जो विशेष अधिकार है और जो ताकत है, पावर है, वो लोगों में असमान रूप से बांटा जाता है। बराबरी का जो मौका है उन चीज़ों को पाने का, वो कुछ समाज में है, लेकिन वहाँ पर भी ये जो डिफ्रेंसिएशन है, डिफ्रेंसिएशन मतलब भेदभाव, भेदभाव लगभग वह उसका प्राप्ति को असंभव बना देता है। जैसे हमारे भारत है, संविधान में सबको बराबर माना गया है, हर जात, हर लोग, हर धर्म के लोग समान है, लेकिन हमारे भारत में भी ऐसा ओरिजिनल में ग्रामीण स्तर पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी भी वहाँ पे जात पात बहुत ज़्यादा हावी है और सबको बराबरी का अधिकार नहीं मिल पाता है समाज में। नेक्स्ट, द मोस्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, जो सबसे गंभीर परिणाम ये होते हैं कि मानव संसाधन का पूरा यूज नहीं हो पाता है जात पात के कारण। इसलिए जो खोज है, भर्ती करना, ट्रेनिंग करना मानव संसाधन का, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। हैम्पर्ड मतलब नुकसान, एक्सटेंसिवली मतलब बहुत ज़्यादा, हैम्पर्ड मतलब नुकसान पहुंचता है जब
मौकों तक पहुंच, एक्सेस मतलब पहुंच, रीच। एक्सेस का अर्थ होता है रीच। यहां दिख नहीं रहा है कैमरा में तो मैं यहां लिख देता हूं। एक्सेस मतलब रीच, पहुंच। जब मौकों तक पहुंच जो है कुछ जात तक ही सीमित रखते हैं, जो हम बहुत सारे टैलेंट को नहीं खोज पाते हैं वो मतलब असक्षम हो जाते हैं, और उसका जो लॉस है वो इनकैलकुलेबल है, मतलब जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती, गणना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड लोग जो दूसरे जाति के हैं उन्हें नहीं रखते हैं, तो उससे नुकसान इतना है कि हम गिन भी नहीं सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो क्रिस्टलाइजेशन मतलब जो एकदम जड़ दिमाग है, एकदम जो फिक्स कर दिया अपने अपने सोच को, फिक्स्ड ओपिनियन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है? फिक्स्ड ओपिनियन कि हम बनिया हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम राजपूत हैं, हम तेली हैं। ये सब जो है, जो बहुत ज़्यादा जो कठोरता जो भरी हुई है, उससे टैलेंट पूरी तरह से खत्म हो सकता है। कंपटीशन फॉर पोजीशन, पोजीशन के लिए जो कंपटीशन होता है उस जात पात के अंदर, उससे सक्षम व्यक्ति को भी एकदम एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब खत्म कर दिया जाता है। कंपटीशन के अंदर जो सक्षम व्यक्ति है उसे भी जात पात में खत्म कर दिया जाता है अगर वो सत्ता के दौर में आते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे किसी जाति की सत्ता है, तो कोई दूसरा जाति का एकदम सक्षम आदमी जो रियल में टैलेंटेड है, अगर वो चाहेगा आना ना, तो उसे एकदम खत्म कर दिया जाता है, और उन्हें बहुत ही निर्दयता के साथ उस टैलेंट को खत्म कर देते, रूथलेसली मतलब निर्दयता से खत्म करते हैं। देयर इज नो वे ऑफ परचेज विद इन द अपर क्लास। परचेज मतलब शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन। अपर क्लास में शुद्धिकरण का कोई तरीका नहीं होता है, जैसा कि कुछ क्रांतियों में हुआ है। जो लॉस जो समाज को होता है वो जो उस टैलेंट को नहीं खोज पाते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं, या जो डिस्ट्रॉय हो जाता है जात पात के कारण, इस असमानता भेदभाव कारण। लेकिन हमारी कल्पना ये जरूर कहती है कि वो जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा है, ट्रिमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा। तो चलिए भाई आगे देख लेते हैं। क्लास और जात पात जो है संगठन जो है वो क्या करते हैं, सत्ता को जो है सिर्फ कुछ कंट्रोलिंग जात तक ही सीमित रखते हैं। निर्णय लेने का जो उनका कार्य है वो उनका रहता है, और वो ये मानते हैं कि उनका जो निर्णय है वो सभी के लिए ठीक है। मतलब जो एक जात का जो सरकार है वो कुछ भी निर्णय ले ले, वो मान लेते हैं कि सभी जात पे यही लागू होगा। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि आप जो सोचते हैं वही सबके लिए सही हो। सोशल चेंज इज डिफिकल्ट, सामाजिक परिवर्तन बहुत ही मुश्किल है हासिल करना। जो लैंड ओनिंग पॉलिटिकल कंट्रोल है, जिनके पास जमीन का अधिकार है, उन्होंने लगभग असंभव कर दिया है सुधार को शुरू करना, क्योंकि सारे जमीन उन जमींदारों के पास है, तो ना वो अपने जमीन को देंगे और ना तो कोई सुधार हो पाएगा। दैट वुड इंप्रूव द लॉट ऑफ द पीजेंट मतलब फार्मर्स, पीजेंट मतलब किसान, क्योंकि अगर उन किसानों को दे दिया जाए जमीन तो उनका भाग्य अच्छा हो जाए। लेकिन उन किसानों को कंप्लीट होपलेसनेस में लिखा गया है, जो पूरी तरह से सत्ताधारी जो जात है उनके कंट्रोल में है किसान। और उसी का ठीक उल्टा होता है, असमान सत्ता जो है वो है बड़े बड़े औद्योगिक देशों में। Revolution has also often been on the only method of destroying such imbalance. रिवोल्यूशन मतलब क्रांति, क्रांति इकलौता तरीका जैसे ऐसी असमानता को खत्म किया जा सके। क्यों? क्योंकि जिनके पास जमीन है जमींदार वो जमीन देंगे नहीं, तो जो गरीब लोग हैं दूसरे जाति के हैं उन्हें सत्ता मिलेगी नहीं, जमीन मिलेगी नहीं, और उनका कंडीशन अच्छा नहीं होगा। तो वो तभी हो पाएगा जब क्रांति होगी, क्योंकि जो सत्ताधारी क्लास है वो इच्छुक ही नहीं है कि वो अपने विशेष अधिकार को दे दें, खासकर ऐसा जो जात पात वाला जो समाज बना हुआ है। मतलब इस पूरे पैसे में बात हो रही है जात पात के नुकसान की। द थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब हो गया थीम,
थीम बोलो, क्रक्स बोलो। तो इस पैसेज का थीम क्या है? जात पात का फायदा? बिल्कुल नहीं। मानव संसाधन का यूज कहाँ होता है? जात पात में अच्छे अच्छे लोगों को भी मौका नहीं मिलता। सत्ता का केंद्रीकरण? बिल्कुल नहीं। जात पात का नुकसान, ये रहा। तो इस पूरे पैसेज का थीम क्या है? जात पात से जो नुकसान होती है। नेक्स्ट, जात पात को लेकर कौन सा कथन सही है? जात पात को लेकर कौन सा कथन पैसेज में सही है? मानव संसाधन का पूरा यूटिलाइजेशन होता है? बिल्कुल नहीं। जात पात के कारण मानव संसाधन का यूज नहीं हो पाता। जात पात से सामाजिक समानता आती है? बिल्कुल नहीं। कोई कंपटीशन नहीं होती जात पात से? होती है। बहुत ही असुविधाजनक हो जाती है टैलेंट को विकसित करना। हाँ, यही है। अनकंजीनियल मतलब अनसुटेबल, अनसुटेबल। जात पात के कारण टैलेंट को विकसित करना बहुत ही असुविधाजनक हो जाता है। नेक्स्ट, by human resource the author means in detail of this in detail his many experiences and impressions। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है? ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है? प्राकृतिक संसाधन? बिल्कुल नहीं। बहुत तरह के इंसान? बिल्कुल नहीं। मानव का जो टैलेंट है उसी को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट, इन क्लास सिस्टम, जात पात के समाज में टैलेंटेड पीपल का क्या हाल होता है? जो शक्ति की तलाश में रहते हैं, जो जिन्हें सत्ता चाहिए। जात पात वाले समाज में टैलेंटेड लोगों को क्या करते हैं? बहुत ही निर्दयता से खत्म कर दिया जाता है। जिसके लिए आपको देखो यहाँ पे आया भी था, ये देखो, ये रहा रूथलेस एलिमिनेशन। मैं मिटा के बता देता हूँ। यहाँ पे जो टैलेंटेड लोग हैं, कैपेबल पर्सन है, उन्हें रूथलेस मतलब जो है रूथलेसली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब निर्दयता से जात पात में टैलेंटेड लोग को खत्म कर दिया जाता है। तो ये रहा। जात पात वाले समाज में अगर कोई दूसरा जात का सत्ता पाना चाहे तो उन्हें क्या करते हैं? बहुत ही निर्दयता के साथ खत्म कर देते हैं। रूथलेस, निर्दयता, एलिमिनेशन, खत्म करना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार सामाजिक बदलाव आसान नहीं है पाना। किस कारण से? सामाजिक बदलाव क्यों नहीं होगी? जात पात में लड़ाई के कारण? बिल्कुल नहीं। क्लास में विभिन्नता के कारण? बिल्कुल नहीं। जिन्हें ताकत चाहिए उनके लिए? नहीं। रूलिंग क्लास, क्योंकि जो सत्ताधारी जाति के लोग हैं वो अपनी सत्ता को छोड़ेंगे नहीं, और जब सत्ता को छोड़ेंगे नहीं तो सामाजिक बदलाव आसानी नहीं है। इसीलिए क्रांति की जरूरत पड़ती है। तो उम्मीद करता हूं कि कंप्रिहेंशन पार्ट 4 समझ आया होगा। इसका पीडीएफ मैं ठीक करवा दूंगा। एक दो क्वेश्चन में जो थोड़ा सा प्रिंटिंग टाइपिंग गड़बड़ हुई है, ठीक करा के बकवास इंग्लिश जो टेलीग्राम चैनल हमारा है उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे डेली आपको पीडीएफ मिलेगा। और आज से हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे मतलब जो स्टार्ट किया है, डेली 10 कॉमन एरर का क्वेश्चन डाल रहे हैं। सप्ताह 10 दिन तक 10-10 एरर डालेंगे, एक सप्ताह, इस सप्ताह। उसके बाद से हम क्वेश्चन की संख्या और बढ़ा देंगे। लगभग पूरा पेपर वहाँ पे न्यू पैटर्न जो आजकल जो टीचर माहौल बना रहे हैं एडुकेटिव पैटर्न पे, हम उस पर पूरा पेपर आपको कराने लगेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बकवास इंग्लिश को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पीडीएफ भी मिलेगी और वहाँ पे क्वेश्चंस भी आप डेली के डेली कर पाओगे प्रैक्टिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।